हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आवर्त सारणी के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो तत्वों के गुणों में किस प्रकार की भिन्नता होती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम वर्ग में कौन कौन से तत्व थे। तो आपको याद होगा, प्रथम वर्ग में सबसे पहले आता था हाइड्रोजन, उसके बाद आता था लिथियम, उसके बाद आता था सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो दोस्तों, हम एक एक करके इन सबको देखते जाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना कि मैंने लास्ट वीडियो में परमाणु संरचना के बारे में बताया था। तो परमाणु में अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, उन्हें कक्षा कहा जाता है। इन कक्षों को K, L, M और N से प्रदर्शित करते हैं। इसमें सबसे पहले याद रखना कि जो सबसे अंदर वाला कक्षा होगा, यानी कि कक्षा K, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसके बाद जो L कक्षा होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। उसके बाद M कक्षा होता है, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। उसके बाद आता है N कक्षा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। उसके बाद जो कक्षा आएगा उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। उसके बाद जो कक्षा आएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 32 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इस प्रकार परमाणु में अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संरचना। तो जैसा कि हम पढ़े थे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले यानी कि K वाले कक्षक में ही आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके नाभिक में एक ही प्रोटॉन होगा। फिर उसके बाद दूसरा तत्व आता है लिथियम। लिथियम में होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 1, यानी कि जो सबसे अंदर वाले कक्षा है यानी कि K कक्षा है उसमें से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन और बच जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा L वाला कक्ष में, जो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाएगा। तो हाइड्रोजन के भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन था और लिथियम के भी बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह देखना कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। 2, 8 और 1 है। इसका मतलब है कि K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और M कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी इसके भी बाहरी कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा जो कि चक्कर लगाएगा, और इसके नाभिक में होगा 11 प्रोटॉन। क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन होगा ही। तो यहाँ न्यूट्रॉन भी होगा। मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन को नहीं लिखा हूँ, इसमें भी न्यूट्रॉन नहीं लिखा, इसमें भी न्यूट्रॉन नहीं लिखा, न्यूट्रॉन को अभी नहीं लिखा हूँ। तो इसमें 11 प्रोटॉन है, इसके भी बाहरी कक्ष में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तीनों के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी कारण इसको प्रथम वर्ग में रखा गया है, प्रथम वर्ग के में रखा गया है, इस ब्लॉक के प्रथम वर्ग में रखा गया है। इसी तरह पोटेशियम का होता है परमाणु क्रमांक 19। पोटेशियम का होता है परमाणु क्रमांक 19। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8 और 1। इसके K कक्ष में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, L कक्ष में आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, M कक्ष में आ जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन और N कक्ष में रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, जो इसके अंतिम कक्षा है। तो इसके भी अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह आप निकाल सकते हैं रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। रुबिडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2, 8, 8, 18 और 1। इसके भी अंतिम कक्ष में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह सीजियम का देखना दोस्तों। सीजियम का परमाणु क्रमांक होता है 55। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, यानी कि K वाले कक्ष में आएगा 2, उसके बाद वाले कक्ष में आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले कक्ष में आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले कक्ष में आएगा 18 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले कक्ष में आएगा 18 इलेक्ट्रॉन और सबसे लास्ट यानी कि अंतिम कक्ष में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फ्रांसियम में होता है
87 यानी कि 87 वो परमाणु क्रमांक होता है फ्रांसियम का, मतलब इसमें 87 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सबसे पहले आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 8, उसके बाद आएगा 18, उसके बाद आएगा 18, उसके बाद आएगा 32 और लास्ट वाले कक्ष में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमको इसी को पढ़ना है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर किस प्रकार तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। तो आप रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम का आप खुद से बना लेना दोस्त, मैं यहाँ पे नहीं बनाया हूँ, आप आराम से बना सकते हैं। जिस प्रकार मैंने पोटेशियम का बनाया है उसी प्रकार आप बनाना रुबिडियम का, सीजियम का और फ्रांसियम का। अब देखना कि वर्ग 1 में ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले देखना दोस्तों कोषों की संख्या। सबसे पहले क्या है, कोषों की संख्या। तो सबसे पहला वाला तत्व यानी कि सबसे पहला हाइड्रोजन था, उसमें कोषों की संख्या थी 1, के वाला बस। उसके बाद लिथियम था, इसमें था कोषों की संख्या 2। उसके बाद आया सोडियम, इसमें था कोषों की संख्या 3, KAM। उसके बाद आया पोटेशियम, उसमें था कोषों की संख्या 4, KLM और N। मतलब कोषों की संख्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही है। इसी तरह रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम में भी कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे कोषों की संख्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी, इसको याद रखना। कोषों की संख्या हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्या है, परमाणु आकार। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हो गया परमाणु, ये हो गया हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु आकार देखना। उसके बाद देखना लिथियम का परमाणु आकार क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु आकार से थोड़ा बड़ा है। उसके बाद देखना सोडियम का परमाणु आकार क्या है, सोडियम का परमाणु आकार लिथियम के परमाणु आकार से बड़ा है। उसके बाद देखना पोटेशियम का परमाणु आकार क्या है, इसका परमाणु आकार सोडियम से बड़ा है। इसी तरह रुबिडियम का भी परमाणु आकार बड़ा होगा और उससे बड़ा होगा सीजियम का, और सबसे ज्यादा बड़ा होगा फ्रांसियम का परमाणु आकार। तो परमाणु आकार भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी। अब देखना संयोजी इलेक्ट्रॉन, थर्ड है अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से सुनना, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के बाहरी कक्ष के उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जो रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के या किसी तत्व के अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन देखना कि हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। तो हाइड्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन है 1, मतलब उसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन है 1, इसमें भी बाहरी कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद देखना कि सोडियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के भी बाहरी कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद देखना पोटेशियम के बाहरी कक्ष में भी 1 इलेक्ट्रॉन है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। इसी तरह रुबिडियम में भी, सीजियम में भी और फ्रांसियम में भी तीनों के बाहरी कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रहेगा सेम। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर से नीचे आने पर सेम रहेगी। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उसे ही उस तत्व की संयोजकता कहते हैं, उसे उस तत्व की संयोजकता या वैलेंसी कहते हैं, इसको याद रखना। तो ये भी ऊपर से नीचे आने पर सेम रहेगी क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं आयनन ऊर्जा। अब देखते हैं 5th आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको आयनन ऊर्जा क्या होता है दोस्त, तो ध्यान से सुनना। आयनन ऊर्जा किसी परमाणु की वह ऊर्जा है
जो उस परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। मतलब कोई परमाणु है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही है आयनन ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो अब यहां ध्यान से देखना, हाइड्रोजन में होता है एक परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, इसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन में होता है ऋण आवेश और प्रोटॉन में होता है धन आवेश। तो ये नाभिक वाला प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखेगा, मतलब ये अपने तरफ इसको खींच के रखेगा। तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है तभी तो आयनन ऊर्जा पता चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तभी आयनन ऊर्जा पता चलेगा। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी उससे कम ऊर्जा लगेगा लिथियम में। क्यों? क्योंकि लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, लेकिन इससे इस इलेक्ट्रॉन की ध्यान से देखना, इस इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी, नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी, तो वो नाभिक उसको कम फोर्स से अपने तरफ आकर्षित करेगा, कम फोर्स से वो अपने तरफ खींचेगा उसको। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा कंपेयर टू ये वाला इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे परमाणु के आकार बढ़ता जाएगा आयनन ऊर्जा कम होता जाएगा। अब देखते हैं सोडियम वाला। सोडियम में बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? ये। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी वो ऊर्जा लिथियम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी उससे कम होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बहुत ज़्यादा है। तो नाभिक वाला प्रोटॉन उसको कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये कम फोर्स से आकर्षित करेगा, तो इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस तरह आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने में कम होती जाएगी। तो ध्यान से देखना, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहाँ आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होगी। ये समझ में आयनन ऊर्जा। इसी तरह देखना विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की शक्ति। जैसे कि ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में होता है एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन में होता है एक प्रोटॉन। तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा तत्व का इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन उसको अपने तरफ खींचेगा, तो जितना फोर्स यहाँ पे लगेगा उसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। इसी तरह लिथियम में देखना, लिथियम में अगर कोई यहाँ पे दूसरे तत्व का इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम का ये नाभिक वाला प्रोटॉन उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन यहाँ पे दूरी बढ़ जाने के कारण वो उसको कम फोर्स से आकर्षित करेगा। इसी तरह अगर सोडियम का देखेंगे, सोडियम तो इसके नाभिक वाला प्रोटॉन उसको और कम फोर्स से अपने तरफ आकर्षित करेगा, और उससे भी कम फोर्स से आकर्षित करेगा पोटेशियम वाला, पोटेशियम के नाभिक वाला प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने की शक्ति ऊपर से नीचे आने पर कम हो रही है। तो विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होगा। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक? अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, धात्विक गुण। धात्विक गुण क्या होता है? सबसे पहले देखना धातु किसे कहते हैं। धातु उन तत्वों को कहते हैं जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जो तत्व जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसमें धात्विक गुण उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन उसको अपने तरफ खींच के रखा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन
बहुत मुश्किल से दान करेगा, क्योंकि उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर वो उसको दान कर देगा तो उसके पास और इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को दान करने के बाद भी इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन और बचेगा, मतलब ये ज़्यादा अच्छा धातु बन सकता है। और नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण जो नाभिक वाला प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा वो भी कम हो जाएगा, तो ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इसी तरह सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाले कक्ष में है, तो ये और ज़्यादा आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद भी इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, जो कि पूर्णावस्था में रहेगा। पोटेशियम के पास है 19 इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी नाभिक से और ज़्यादा होगी, मतलब नाभिक उसको और कम फोर्स से पकड़ के रखे रहेगा, तो ये आसानी से प्रदान कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन। मतलब पोटेशियम में धात्विक गुण सोडियम से ज़्यादा होगा, सोडियम में धात्विक गुण लिथियम से ज़्यादा होगा, और इसी तरह रुबिडियम में धात्विक गुण पोटेशियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि रुबिडियम का आकार बड़ा होने के कारण जो नाभिक वाला प्रोटॉन है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से अपने तरफ पकड़ के रखेगा, तो वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। उसके बाद आएगा सीजियम का परमाणु आकार रुबिडियम से और बड़ा होता है, तो वो और आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इस तरह ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। धात्विक गुण किसे कहते हैं, इसको याद रखना। धात्विक गुण उन तत्वों को कहते हैं जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाएगी। फिर देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्षारीय ऑक्साइड। अब जिन तत्वों में क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड मतलब ये क्षार धातु तो पहले से है ही, हाइड्रोजन बस नॉन धातु है, उसके बाद ये सब तो क्षार धातु है। तो क्षार धातु का ऑक्सीजन से क्रिया ही क्या कहलाता है, क्षारीय ऑक्साइड। तो सबसे पहले देखना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाएगा H2O। इसी तरह लिथियम ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाएगा Li2O। सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाएगा Na2O। इसी को बोलते हैं क्षारीय ऑक्साइड। और ये कैसे बनता है, H की ऑक्सीकरण संख्या है +1 H+ और ऑक्सीजन की है 2-, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा H2O। इसको मैं जब ऑक्सीकरण अपचयन संख्या निकालना सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, जिन तत्वों में धात्विक गुण ज़्यादा होता है, वे अच्छे क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। जिन तत्वों में धात्विक गुण ज़्यादा होता है वे अच्छे क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब धात्विक गुण बढ़ने पर क्षारीय ऑक्साइड की प्रकृति भी बढ़ेगी। समझ में आया। फिर देखना नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अधात्विक गुण नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब जिन तत्वों के धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, मतलब आवर्त सारणी में अगर ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ रहा है तो अधात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर कम होगा। धात्विक गुण का उल्टा ही तो अधात्विक गुण होता है। तो ध्यान से देखना, अगर ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ रही है, तो इसलिए अधात्विक गुण कम होगी। फिर देखना अम्लीय ऑक्साइड। अगर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर अगर क्षारीय ऑक्साइड बढ़ रहा है तो अम्लीय ऑक्साइड ऊपर से नीचे आने पर कम होगा, क्योंकि जिसका क्षारीय ऑक्साइड जितना अच्छा होगा उसका अम्लीय ऑक्साइड उतना ही बेकार होगा। तो इसको याद रखना, अम्लीय ऑक्साइड ऊपर से नीचे आने पर आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर कम करती जाती है। तो ये हो गया दोस्तों आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में भिन्नता।
अब हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार तत्वों के गुणों में भिन्नता होती है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में किस प्रकार की भिन्नता होती है। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए तीसरा आवर्त लिया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि तीसरा आवर्त में कौन कौन से तत्व है। तो तीसरे आवर्त में पहले वर्ग में आता है सोडियम, दूसरे में आता है मैग्नीशियम, तीसरे वर्ग में आता है एल्यूमिनियम, चौथे वर्ग में आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन। इसका परमाणु क्रमांक क्या क्या है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13, सिलिकॉन का है 14, फास्फोरस का है 15, सल्फर का है 16, क्लोरीन का है 17 और आर्गन का है 18। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो जैसे कि मैं पहले बताया था कि सबसे भीतर वाले जो कक्षा होता है यानी कि के कक्षा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद वाला जो कक्षक होता है एल कक्षक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 और 1, 8 2 10 और 1 11। इसी तरह मैग्नीशियम का होगा 2 8 2, एल्यूमिनियम का होगा 2 8 3। मतलब के वाले जो कक्षा होगा उसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद जो एल वाला कक्षा होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और जो उसके बाद एम वाला कक्षा होगा उसमें भरेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं कि पहला प्रॉपर्टी है कोषों की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो यहां देखना, मैं यहाँ पे बनाया हूं एल्यूमिनियम 13 का परमाणु संरचना। तो इसमें कितने कोष है ध्यान से देखना। ये तो नाभिक हो गया अंदर वाला, फिर ये हो गया के कोष, के कक्ष बोलते उसी को, फिर एल, फिर एम, इसमें है 3 कक्ष। फिर मैं बनाया हूँ फास्फोरस 15 का परमाणु संरचना। इसमें देखना पहला के एम और एन, के एल और एम, के एल और एम। इसी तरह देखना क्लोरीन में भी है के एल और एम। मतलब कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की कक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ना तो कोई कम हो रहा है। तो जो कोषों की संख्या है वो सेम रहेगा। ये कोई चेंज नहीं होगा, कोषों की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आया। उसके बाद देखना सेकंड क्या बोलता है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, परमाणु आकार। अब पूछा है देखना है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में बढ़ोतरी होती है कि कम होती है। तो एल्यूमिनियम का परमाणु संरचना यहाँ पे बना हुआ है, फास्फोरस का परमाणु संरचना यहाँ पे बना हुआ है, और क्लोरीन का परमाणु संरचना यहाँ पे बना हुआ है। देखने में तो तीनों का परमाणु संरचना सेम दिख रहा है, देखने में तीनों के परमाणु संरचना सेम दिख रहा है, क्योंकि तीनों में 3 कक्षा है, के एल और एम, के एल और एम, के एल और एम। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान से नोटिस करना कि एल्यूमिनियम के नाभिक में 13 प्रोटॉन है, क्योंकि इसमें टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है, और फास्फोरस के नाभिक में 15 प्रोटॉन है, क्योंकि फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन के नाभिक में 17 प्रोटॉन है, क्योंकि क्लोरीन में टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन की संख्या नाभिक में जितनी ज़्यादा होगी वह प्रोटॉन, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ आकर्षित करेगा, उसको अपने तरफ खींचेगा, जिसके कारण इसका आकार थोड़ा सा कम हो जाएगा। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 प्रोटॉन भी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इससे इसका आकार थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस ऊर्जा को कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ये जो अंदर वाला प्रोटॉन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करता है, क्यों आकर्षित करता है, क्योंकि प्रोटॉन में धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, और हमेशा धन आवेश ऋण आवेश को आकर्षित करता है और ऋण आवेश धन आवेश को आकर्षित करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु के आकार में कमी होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ते जाएंगे। तो याद रखना यहाँ पे क्या आएगा, परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर डिक्रीज होगा। अब देखना थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं,
संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन में लास्ट वीडियो में कुछ देर पहले ही बताया था कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के बाह्य कक्ष में जितने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे देखना कि सोडियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? मैग्नीशियम के अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? एल्यूमिनियम के अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार सिलिकॉन में है 4, फास्फोरस में है 5, सिलिकॉन में है 6, क्लोरीन में है 7 और आर्गन में है 8। मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बाएं से दाएं बढ़ने पर लगातार बढ़ रही है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इंक्रीज होगी। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? संयोजकता। तो संयोजकता किसे कहते हैं उसको ध्यान से समझना। संयोजकता, अगर किसी भी तत्व के अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि सोडियम का ध्यान रखना, सोडियम में पहले सबसे फर्स्ट वाले कक्ष में के कक्ष में है 2, उसके बाद एल में 8 है और एम में है 1। तो ये क्या करेगा कि जो अपना लास्ट वाला में कक्ष में जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको दान कर देगा और अपना अष्टक पूर्ण करेगा। इसको अष्टक का नियम भी कहते हैं कि कोई भी परमाणु अपने बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। जैसे कि मैग्नीशियम में 12 है, तो ये क्या करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है उसको दान कर देगा। एल्यूमिनियम के बाह्य कक्ष में 3 है, तो ये क्या करेगा? इसको दान कर देगा। तो सोडियम का संयोजकता कितना होगा? सोडियम का संयोजकता होगा 1। मैग्नीशियम का संयोजकता क्या होगा? मैग्नीशियम का संयोजकता होगा 2। एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना होगा? एल्यूमिनियम का संयोजकता होगा 3। इसी प्रकार सिलिकॉन का संयोजकता क्या होगा? अब सिलिकॉन में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है जिससे इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है जिससे इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मतलब इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसके संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। सिलिकॉन की संयोजकता होगी 4। अब ध्यान से देखना, फास्फोरस के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है और उसके अंदर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है, तो ये क्या करेगा? ये इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन दान करे या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो 5 इलेक्ट्रॉन दान करने में इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो ये क्या करेगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से ग्रहण करेगा, तो इसकी संयोजकता भी हो जाएगी 3। ध्यान से देखते जाना, सिलिकॉन का संयोजकता है 4, फास्फोरस का संयोजकता हो जाएगा 3। अब सल्फर का देखना, सल्फर के अंतिम कक्ष में है 6 इलेक्ट्रॉन और उसके भीतरी कक्ष में है 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दान करे या 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से ग्रहण करे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसको कम ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी 2। इसी प्रकार क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 1, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे तत्व से ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। और आर्गन के बाहरी कक्ष में तो 8 इलेक्ट्रॉन है ही। तो एक बार फिर से सुनना, संयोजकता कितना है? सोडियम का संयोजकता है 1, मैग्नीशियम का संयोजकता है 2, एल्यूमिनियम का संयोजकता है 3, सिलिकॉन का संयोजकता है 4। यहां से संयोजकता बढ़ रहा है, फिर उसका और आगे जाएंगे तो फास्फोरस का संयोजकता है 3, सिलिकॉन का सल्फर का संयोजकता है 2, क्लोरीन का संयोजकता है 1 और आर्गन का संयोजकता है 0। मतलब पहले तो संयोजकता बढ़ेगी, बाएं से दाएं जाने पर पहले तो संयोजकता बढ़ेगी, उसके बाद संयोजकता कम होगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं, पहले क्या होगा? इंक्रीज होगा। कहां से कहां तक? पहले संयोजकता इंक्रीज होगी, फिर संयोजकता होगी डिक्रीज। सोडियम से लेकर सिलिकॉन तक पहले संयोजकता इंक्रीज होगी, इसको लिख लेना। सोडियम से सिलिकॉन तक, फिर फास्फोरस से आर्गन तक संयोजकता क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसको याद रखना, बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर पहले संयोजकता बढ़ेगी, फिर संयोजकता कम होगी। उसके बाद देखते हैं दोस्त, उसके बाद देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है? आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा क्या होता है? मैं बताया था आयनन ऊर्जा क्या होता है?
अगर किसी तत्व में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। मतलब किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो वो बाहरी कक्ष वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ वो खींच के रखेगा, जिसके कारण उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखना दोस्तों, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन है? इसके नाभिक में प्रोटॉन है 13 प्रोटॉन है और इसके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन। तो 13 प्रोटॉन बाहरी कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखे हैं। इसी तरह देखना फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है 15, तो इसके प्रोटॉनों की संख्या है 15, इसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 15 प्रोटॉन वो 5 इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींच के रखे हुए हैं। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसके कंपेयर में, एल्यूमिनियम के कंपेयर में। इसी तरह देखना क्लोरीन के नाभिक में है 17 प्रोटॉन, क्लोरीन के नाभिक में है 17 प्रोटॉन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फास्फोरस से भी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब है कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। समझ में आया? ये आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं सिक्स प्रॉपर्टी है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु, जब कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करता है तो उसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि एल्यूमिनियम के नाभिक में है 13 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के नाभिक में है 13 प्रोटॉन। अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो इसके 13 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसी तरह देखना फास्फोरस के नाभिक में है 15 प्रोटॉन, और अगर यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो ये नाभिक का 15 प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करेगा। तो फास्फोरस ज़्यादा ऊर्जा से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि इसके नाभिक में है 15 प्रोटॉन। इसी तरह देखना क्लोरीन के नाभिक में है 17 प्रोटॉन, तो ये 17 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसी को बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। मतलब जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी नाभिक में, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाएगा। और बाएं से दाएं जाने पर नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ेगा। अब देखना फिर धात्विक गुण किसे कहते हैं दोस्त? धात्विक गुण उसे कहते हैं जिन धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे कहते हैं धातु, और वही बताता है धात्विक गुण। तो अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा तत्व जल्दी इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कौन सा तत्व जल्दी इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो यहाँ पे फिर से देखना आप, एल्यूमिनियम के नाभिक में है 13 प्रोटॉन, तो 13 प्रोटॉन है जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखा हुआ है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एक इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह फास्फोरस के कंपेयर में कम होगी, क्योंकि फास्फोरस के नाभिक में है 15 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के नाभिक में है 15 प्रोटॉन, तो फास्फोरस तो यहाँ पे ध्यान से देखना, सोडियम के बाहरी कक्ष में है 1 इलेक्ट्रॉन, तो यह आसानी से अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है।
मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह 2 में से अपना 1 इलेक्ट्रॉन अपना दान कर सकता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में है 3 इलेक्ट्रॉन और इसके नाभिक में है 13 प्रोटॉन, तो 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन ये दान कर सकता है। फिर सिलिकॉन के नाभिक में है 14 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 प्रोटॉन भी है। फास्फोरस के नाभिक में है 15 प्रोटॉन और बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो 15 प्रोटॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन दान नहीं करेगा क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन और इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दान करने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। इसी कारण ये क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। उसी तरह देखना सल्फर भी 6 इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता दोस्त, 6 इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता। 6 इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व से ग्रहण कर लेता है, तो इसी कारण ये भी अधातु कहलाता है। मतलब सबसे अच्छे धातु क्या था, सोडियम, उसके बाद था मैग्नीशियम, उसके बाद था एल्यूमिनियम। बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होती जा रही है। उसके बाद क्लोरीन भी अधातु है क्योंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन कभी दान नहीं करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन कभी दान नहीं करेगा, वो क्या करेगा, हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मतलब धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर कम होता जाएगा। अब देखते हैं 8 पॉइंट क्या बोलता है, क्षारीय ऑक्साइड। तो एक बात याद रखना, जिन तत्वों के धात्विक गुण जितने अच्छे होंगे उसके क्षारीय ऑक्साइड भी उतने ही अच्छे होंगे। तो धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर कम होती जा रही है, धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर कम होती जा रही है, तो क्षारीय ऑक्साइड भी बाएं से दाएं जाने पर कम होगी। फिर देखना ध्यान से, अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर कम हो रही है, तो अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी। धात्विक गुण का उल्टा ही क्या होता है, अधात्विक गुण होता है। उसी प्रकार देखना अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड बाएं से दाएं जाने पर कम हो रही है, तो अम्लीय ऑक्साइड बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी। दोस्तों हमने आवर्त सारणी में सबसे पहले तत्वों के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद तत्वों के परमाणु क्रमांक के बारे में पढ़ा, और अब पढ़ेंगे कि परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान को ही परमाणु भार बोलते हैं। तो हम अब कुछ तत्वों का जिसका क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है हम याद करेंगे कि उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो सबसे पहले देखना दोस्त, सबसे पहला तत्व आता है परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व, जिसका नाम है हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक आपको याद होगा, इसका परमाणु क्रमांक है 1, और इसका परमाणु द्रव्यमान भी है 1। तो इसको याद रखना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों 1-1 है। तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-1। तो ये हो गया पहला तत्व क्या है, पहला तत्व हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और परमाणु द्रव्यमान भी है 1। फिर उसके बाद आता है दूसरा तत्व का नाम है हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक है 2, और इसका परमाणु द्रव्यमान है 4। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान है 4, इसको पढ़ेंगे 2 हीलियम 2 हीलियम 2 4। तो पहला हो गया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु द्रव्यमान 4। फिर उसके बाद आता है तीसरा तत्व, उसका नाम है लिथियम का परमाणु क्रमांक आपको याद ही होगा 3। लिथियम में परमाणु द्रव्यमान होता है 7। तो लिथियम को पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लिथियम 3-7। तो 3 तत्व देख लिया अभी तक, इसका परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए आपको। जैसे कि पहला था हाइड्रोजन का 1, उसके बाद था हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4, उसके बाद था लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7। इसके बाद चौथा तत्व आता है बेरिलियम।
बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4 और परमाणु बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4 और परमाणु द्रव्यमान होता है 9। तो ये 4 तत्व हो गया, 4-4 के ग्रुप में हमको याद करते जाना है। तो एक बार फिर से सुनिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, उसके बाद आता है हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4, उसके बाद लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7 और उसके बाद बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 9। इसको 1-2 बार लिख के देखना, याद हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा तत्व है बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक है 5, बोरान का परमाणु द्रव्यमान है 11। तो इसको पढ़ेंगे बोरान 511, बोरान 511, बोरान 5 और 11। तो इसको याद रखना, बोरान का परमाणु द्रव्यमान होता है 11। उसके बाद आएगा छठवां तत्व जिसका नाम है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 12। इसको पढ़ते हैं C612, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12। पहला पांचवा क्या है? पांचवा आया बोरान जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 11। उसके बाद आया कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। फिर देखते हैं अब सातवां तत्व क्या आएगा? सातवां तत्व आएगा सातवां परमाणु क्रमांक, 7 परमाणु क्रमांक वाला तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 14। कार्बन का क्या होता है 12 और नाइट्रोजन का होता है 14। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 14। इसके बाद आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ पे याद रखना, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान उसके परमाणु भार के जस्ट डबल होते हैं। जैसे कि कार्बन का 6 और 12, नाइट्रोजन का 7 और 14, ऑक्सीजन का 8 और 16। तो ये हो गया फिर से 4 तत्व। इन 4 तत्वों को आप फिर से एक बार रब कीजिए और फिर से लिख के देखिए। पहला बोरान का आएगा 11, बोरान का आएगा 11, कार्बन का आएगा 12, नाइट्रोजन का आएगा 14 और ऑक्सीजन का आएगा 16। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आएगा 1, उसके बाद आएगा हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4, उसके बाद आएगा लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7, उसके बाद आएगा बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 11, उसके बाद आएगा बोरान का परमाणु द्रव्यमान बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9, बोरान का परमाणु द्रव्यमान 11, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। तो इन 4 तत्वों को आप फिर से लिख के देखिए। फिर उसके बाद क्या क्या आएगा? उसके बाद आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 9 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 9 और परमाणु द्रव्यमान होगा 19। फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 19। फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 19। उसके बाद आएगा 10वां नियॉन। नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10 और परमाणु द्रव्यमान होता है 20। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 और परमाणु द्रव्यमान 20। तो याद रखना, फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 19 और नियॉन का परमाणु द्रव्यमान होता है 20। फिर उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होगा 11, परमाणु द्रव्यमान होगा 23। इसको पढ़ेंगे सोडियम 1123, सोडियम 1123। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु द्रव्यमान 23। फिर सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होगा 12, परमाणु द्रव्यमान होगा 24। परमाणु क्रमांक होगा 12, परमाणु द्रव्यमान होगा 24। तो इन 4 तत्वों को फिर से आप याद रखिए। सबसे पहले आया फ्लोरीन का जिसका परमाणु द्रव्यमान था 19, उसके बाद आया नियॉन जिसका परमाणु द्रव्यमान था 20, उसके बाद आया सोडियम जिसका परमाणु द्रव्यमान था 23, उसके बाद आया मैग्नीशियम जिसका परमाणु द्रव्यमान था 24। तो 4 करके याद करते जाना है आपको। फिर देखते हैं उसके बाद कौन सा तत्व आता है। उसके बाद तत्व आएगा 13 परमाणु क्रमांक वाला तत्व जो कि है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और परमाणु द्रव्यमान है 27।
एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13 और परमाणु द्रव्यमान है 27। याद रखना एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27। एल्यूमिनियम के बाद आएगा सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 14। एल्यूमिनियम सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक क्या है 14 और परमाणु द्रव्यमान है 28। याद रखना सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान क्या है 28। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27, सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान 28। सिलिकॉन के बाद आएगा फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है 15। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक है 15 और परमाणु द्रव्यमान है 31। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, परमाणु द्रव्यमान 31। तो एल्यूमिनियम से याद रखना एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27, सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान 28, उसके बाद फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31। फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31। फिर उसके बाद आएगा सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक है 16 और परमाणु द्रव्यमान है 32। तो ये चारों को आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान है 27, सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान है 28, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान है 31 और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान है 32। ये आपको याद होना ही चाहिए। उसके बाद देखेंगे 4 तत्व और। तो 4 तत्व लिखने के पहले एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं। तो ध्यान से देखना, पहला हाइड्रोजन जिसका परमाणु द्रव्यमान 1, उसके बाद हीलियम जिसका परमाणु द्रव्यमान 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरान 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फिर सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, फिर सल्फर 32, फास्फोरस 31, सल्फर 32। अब देखते हैं कुछ और तत्व। सल्फर के बाद आता है 17 परमाणु क्रमांक वाला तत्व जिसका नाम है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है 17। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35। इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35। इसके बाद आएगा क्लोरीन के बाद आएगा आर्गन। आर्गन का परमाणु क्रमांक होगा 18 और परमाणु द्रव्यमान होगा 40। आर्गन का परमाणु द्रव्यमान होगा 40। फिर आर्गन के बाद आएगा पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु द्रव्यमान 39। परमाणु द्रव्यमान 39। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 35। क्लोरीन के बाद आता है आर्गन। आर्गन का परमाणु द्रव्यमान होगा 40 और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान होगा 39। पोटेशियम के बाद आएगा कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु द्रव्यमान 40। जिसका परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु द्रव्यमान 40। तो इतना आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं लास्ट वाले रो को। तो सबसे पहले आएगा क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होगा 35। क्लोरीन के बाद आएगा आर्गन। आर्गन का परमाणु द्रव्यमान होगा 40। उसके बाद आएगा पोटेशियम जिसका परमाणु द्रव्यमान होगा 39। उसके बाद आएगा कैल्शियम जिसका परमाणु द्रव्यमान होगा 40। तो ये हो गया 20 तत्व। आपको 20 तत्व का ही याद रखना है। ये आराम से याद हो जाएगा आपको। 2 बार पढ़ना, 3 बार लिखना, 4 बार रिवाइज करना। दोस्तों हमने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बारे में देखा। अब इसमें कुछ और गुणधर्म है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं दोस्त? तो ध्यान से सुनना। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, ऐसे तत्वों को कहते हैं समस्थानिक। इन तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इन तत्वों को कहते हैं समस्थानिक। तो ध्यान से देखना, समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन उनका परमाणु भार अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणु को कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया प्रोटॉनों की संख्या समान है तभी तो उनका परमाणु क्रमांक समान है। और
परमाणु द्रव्यमान भिन्न है तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। परमाणु द्रव्यमान भिन्न है तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी। तो सेकंड पॉइंट एक बार फिर देखना, समस्थानिक तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। फिर थर्ड पॉइंट देखना, आप ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट में से आएंगे। अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, थर्ड पॉइंट क्या है, एक ही पदार्थ के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं और परमाणु क्रमांक समान होने के कारण आवर्त सारणी में इनकी स्थिति भी एक समान है। मैंने बताया था कि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर ही रखा गया है और जब किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान होगा, किसी तत्व के समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होगा तो उन तत्वों को एक साथ ही रखा जाएगा और इन तत्वों के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, इसको याद रखना। एक ही पदार्थ के सभी समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। अब देखना इसमें इसका उदाहरण क्या है। इसमें सबसे पहले याद रखना, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला है हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, फिर हाइड्रोजन 1,3। तो हाइड्रोजन 1,1 इसका नाम है प्रोटियम, फिर हाइड्रोजन 1,2 इसका नाम है ड्यूरेटियम, फिर हाइड्रोजन 1,3 इसका नाम है ट्राइटियम। याद रखना दोस्तों, इसमें तीनों में प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी। प्रोटॉनों की संख्या 1 होगी क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक, उसी कारण इसका परमाणु क्रमांक सेम है। प्रोटॉनों की संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या तीनों में अलग अलग होगी। जैसे कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटियम में होती है 0, तभी इसका परमाणु द्रव्यमान है 1, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान। और ड्यूटेरियम में प्रोटॉनों की संख्या ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 1, तभी इसका परमाणु द्रव्यमान है 2। ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 2। ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 2। तो इसको याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसी प्रकार दोस्तों याद रखना, कार्बन के भी 3 समस्थानिक है जिसको C12, C13 और C14 कहा जाता है। C12, C13 और C14 कहा जाता है। इसमें याद रखना, कार्बन का परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, तो C12 वाले में परमाणु द्रव्यमान होगा 12, C13 वाले में परमाणु द्रव्यमान होगा 13 और C14 वाले में परमाणु द्रव्यमान होगा 14। इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है 6 क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है 6। प्रोटॉनों की संख्या होती है 6, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जो पहला वाला है C612 है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है 6, तभी तो 6 + 6 कितना होगा 12, परमाणु द्रव्यमान 12। और 13 वाले में होता है 7, 14 वाले में होता है 8। तो ये हो गया कार्बन के समस्थानिक। कार्बन के 3 समस्थानिक है, याद रखना, C12, C13 और C14। ये तो हो गया दोस्त समस्थानिक। इसी प्रकार संभारिक क्या होता है, तो याद रखना,
याद रखना अलग अलग पदार्थों व तत्वों के वे परमाणु, अलग अलग पदार्थों व तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु भार सेम होती है, परमाणु भार समान होती है, ऐसे तत्वों को कहते हैं समभारिक। समभारिक एक बार फिर से पढ़ते हैं, अलग अलग पदार्थों व तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान समान होगी लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणुओं को कहते हैं समभारिक, ऐसे परमाणुओं को कहते हैं समभारिक। उसके बाद ध्यान से देखना, समभारिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है लेकिन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों का योग एक समान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग एक समान है तभी तो उसका परमाणु भार एक समान है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या एक होगी तभी तो उनका परमाणु भार एक समान होगा, उसी कारण उसको बोलेंगे समभारिक। और इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है अलग अलग, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है और लेकिन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है उनका मान एक ही होता है। फिर देखना, समभारिकों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है तो इनका परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होता है। इस कारण प्रोटॉनों की परमाणु क्रमांक अलग अलग होने के कारण इनको आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान में रखा गया है और इनके रासायनिक गुणों में भी भिन्नता होती है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका उदाहरण क्या क्या आ जाएगा, तो याद रखना इसमें आता है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसका परमाणु क्रमांक है 18, इसका परमाणु क्रमांक है 19, इसका परमाणु क्रमांक है 20, इसका परमाणु द्रव्यमान है 40, इसका परमाणु द्रव्यमान है 40, इसका परमाणु द्रव्यमान है 40। तो सबका परमाणु द्रव्यमान तो एक समान है लेकिन परमाणु क्रमांक में भिन्नता है, इसलिए इसको बोला जाता है समभारिक, इसलिए इसको बोला जाता है समभारिक। आप सोच रहे होंगे, मैं जब इसके थोड़ा देर पहले बताया था कि परमाणु द्रव्यमान वाला जो याद करना बताया था, परमाणु द्रव्यमान का जो चार्ट बताया था उसमें बताया था कि पोटेशियम 39, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39, तो ये पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 भी होता है और 40 भी होता है, इसको याद रखे रहना। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40, पोटेशियम का 40 और कैल्शियम का भी 40। फिर देखना इसमें दूसरा एग्जांपल इसका हो जाएगा कार्बन व नाइट्रोजन। कार्बन व नाइट्रोजन भी क्या है, समभारिक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका परमाणु द्रव्यमान 12, 13 और 14 तीनों होता है। यहाँ पे मैं बताया हूँ इसका परमाणु द्रव्यमान 12, 13 और 14 तीनों होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु द्रव्यमान होता है 14। तो ये परमाणु द्रव्यमान दोनों का सेम है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग है, इसलिए इसको बोला जाता है समभारिक। अब देखते हैं दोस्त सम न्यूट्रॉनिक क्या क्या है। तो दोस्तों अब देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, अलग अलग पदार्थों के वे तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ऐसे तत्वों को कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक। तो ध्यान से देखना, अलग अलग पदार्थों के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ऐसे तत्वों को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या एक समान होगी, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इसका दूसरा पॉइंट देखना, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की संख्या अलग अलग होगी, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होगी। इसमें याद रखना सम न्यूट्रॉनिक में परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों अलग अलग होगी, केवल न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण ध्यान से देखना दोस्त। सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक है 16 और परमाणु द्रव्यमान है 36। इसके बाद क्लोरीन जिसका परमाणु द्रव्यमान है 37। फिर सल्फर क्लोरीन ऑर्गन का परमाणु द्रव्यमान है 38। फिर पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान है 39। मैं यहाँ पे फिर से ध्यान रखना, पोटेशियम इधर लिखा हूँ 39, इधर लिखा हूँ 40, मतलब वो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, 39 भी होता है और 40 भी होता है। फिर उसके बाद याद रखना कैल्शियम का परमाणु
द्रव्यमान होता है 40, परमाणु द्रव्यमान होता है 40। इन सभी तत्वों के नाभिक में 20 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? 20। सभी तत्वों के नाभिक में 20 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये समस्थानिक समन्यूट्रॉनिक, इसलिए ये समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इन्हें समन्यूट्रॉनिक 20 के नाम से भी जाना जाता है। समन्यूट्रॉनिक 20 के नाम से भी जाना जाता है। समन्यूट्रॉनिक 20 के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये हो गया समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जिसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर सेशन को जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।